तो आज हम लोग बात करने वाले हैं डेयरडेविल सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 7 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में हम एक आदमी को किसी से बचकर भागते हुए देखते हैं। अब ये यहाँ से जाकर अपने डेस्क में से एक बंदूक निकालता है और उस तरफ फायर करने लगता है, पर हम लोगों को देखते हुए पता चलता है कि इस आदमी के सारे शॉट मिस हो गए हैं। इतने में ही वो आदमी जिसकी तरफ ये फायर कर रहा था वो इसके पास आता है और इसे मारने पीटने लगता है और इससे पूछता है कि आखिरकार ब्लैक स्काई कहाँ गया है। पहले तो ये कुछ भी नहीं बता रहा होता और इसी बात से गुस्से में आते हुए ये आदमी इसकी लिम्स को काट देता है और अब ये आदमी बताता है कि ब्लैक स्काई न्यूयॉर्क गया है। ये बात जानने के बाद वो आदमी इसको जान से मारकर यहाँ से चला जाता है और सीन कट होकर कैरन, मैट और फॉगी पर आता है जो कि उस टोपे वाले आदमी के बारे में बात कर रहे थे। काफी सारे जने मुझे कमेंट्स में बोलते हैं कि आप डेयरडेविल को टोपे वाला आदमी या फिर अंधा कानून क्यों बोलते हो। इस बात का एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि आपको इस सीजन के आखिरी एपिसोड में पता चलेगा। तब तक अंधा कानून को मैं अंधा कानून ही बुलाने वाला हूँ। तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, आगे हम लोग देख पाते हैं कि ये लोग उसी टोपे वाले आदमी के बारे में बात कर रहे थे और इन लोगों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि फॉगी उस टोपे वाले आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि इसे लगता है कि उसी की वजह से कैरन और इसकी डेट बर्बाद हुई थी। पर कैरन को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब इसके बाद फॉगी और कैरन यहाँ से चले जाते हैं और मैट कुछ डॉक्यूमेंट रीड करने लगता है। अब यहाँ से हम लाइलैंड आउजिली को देख पाते हैं जिसके बारे में हमारे हीरो को पिछले एपिसोड में वेल्डरमिर से पता चला था। अब यहाँ पर लाइलैंड एक आदमी को धमका रहा था जिसका नाम की नोबी था, जिसके थोड़ी देर बाद ये नोबी के ऊपर दबाव बनाकर इससे अपनी बात मनवाता हुआ इसे यहाँ से भेज देता है। अब नोबी के यहाँ से जाने के बाद तुरंत यहाँ पर हमारा टोपे वाला हीरो पहुंचकर लाइलैंड से लड़ाई करने लगता है और उससे विल्सन फिस्क के बारे में पूछता है। तब पहले तो लाइलैंड इसे कुछ भी नहीं बताता और क्योंकि ये काफी ज्यादा चालाक था तो ये तुरंत ही अपने पास में से एक स्टन गन निकालता है और हमारे टोपे वाले हीरो के ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से हमारा टोपे वाला हीरो बेहोश हो गया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए लाइलैंड आउजिली यहाँ से भाग जाता है। उसके जाने के बाद हम लोग देख पाते हैं कि इस तरफ एक आदमी आ रहा है। जब वो आदमी मैट के पास पहुँचता है तो हम लोग जान पाते हैं कि ये वही आदमी है जो कि एपिसोड की शुरुआत में एक आदमी को मारते हुए ब्लैक स्काई के बारे में पूछ रहा था। और यहाँ पर अब ये दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं और हम लोग जान पाते हैं कि मैट इस आदमी को जानता है, इसका नाम स्टिक है। और यहाँ से सीन पास्ट में जाता है जहाँ पर हम लोग मैट को एक ऑर्फनेज में देख पाते हैं क्योंकि अब इसके पिता की डेथ हो गई थी। तब स्टिक यहाँ पर आकर इसे अपने साथ ले जाता है और स्टिक वही बंदा था जिसे कि मैट के पापा ने दूसरे नंबर पर कॉल करा था। अब हम लोग देखते हैं कि स्टिक मैट को अपने साथ एक पार्क में लेकर चला जाता है और इसे बताता है कि तुम्हें अपने सुनने की क्षमता को बढ़ाना होगा ताकि तुम आगे होने वाली लड़ाइयों के लिए तैयार हो सको। और तब स्टिक मैट को बताने लगता है कि उसे अपनी पावर कंट्रोल कैसे करनी है। और इसके बाद जब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है तो हम बेन और कैरन को देखते हैं। इन दोनों की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि कैरन को पूरा भरोसा है कि वो टोपे वाला आदमी एक बहुत अच्छा इंसान है, पर बेन को इस बात पर हल्का सा शक है। वहीं दूसरी तरफ हम मैट को स्टिक के साथ अपने घर में पहुंचते देख पाते हैं, जहां पर स्टिक सिर्फ सूंघ कर पता लगा लेता है कि पिछली रात यहां पर एक लड़की आई थी। साथ ही हमें इनकी बातों से ये भी पता चलता है कि स्टिक ने ही मैट को ट्रेन करा है और इसी वजह से स्टिक मैट से भी काफी ज्यादा खतरनाक है। अब इसके बाद स्टिक इसे इसके दोस्तों को छोड़ने को बोलता है ताकि अगर कभी किसी मिशन के दौरान इसके दोस्त मर जाएं तो मैट के ऊपर उसका कोई भी असर ना पड़े। पर मैट ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन इस बात को सुनने के बाद मैट को कुछ याद आता है कि क्यों स्टिक उसे ट्रेन करने के बाद यहाँ से चला गया था। उसका सबसे बड़ा रीजन तो ये था कि ताकि मैट को कोई खतरा ना हो, और दूसरा रीजन ये था कि स्टिक मैट को अपनी कमजोरी नहीं बनाना चाहता था। इस बात को सुनकर मैट स्टिक के ऊपर सीधा हमला करने की कोशिश करता है, पर स्टिक इसे पकड़ लेता है। और यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है जहाँ स्टिक इसे लड़ाई करना सिखा रहा था, पर क्योंकि मैट बहुत ज्यादा ही डिप्रेस्ड और मेंटली टायर्ड था तो इसी वजह से वो हार मानने लगता है। तब स्टिक इसे दोबारा खड़ा होने के लिए मोटिवेट करता है और बोलता है कि तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है, तुम एक मर्डॉक हो, मर्डॉक कभी भी हार नहीं मानते। तब जाकर किसी तरह मैट वापस से खड़ा होकर स्टिक के साथ प्रैक्टिस करने लगता है। आगे हम प्रेजेंट में देखते हैं कि मैट स्टिक की पकड़ से छूटकर इसके वापस आने का कारण पूछता है। तब स्टिक इसे बताता है कि वो जापानीज लोगों को मार रहा है जो कि गलत काम करते हैं और अब ये यहाँ पर एक ब्लैक स्काई नाम के बंदे के पीछे आया है जो कि यहाँ पर हथियार सप्लाई करने वाला है, ऐसे हथियार जो बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। तब मैट स्टिक से बोलता है कि ये इसकी मदद नहीं करने वाला। इस पर स्टिक बताता है कि इसे विल्सन के बारे में बहुत सारी चीजें पता है
जिसमें ये बात भी शामिल है कि विल्सन ब्लैक स्काई से बहुत ज्यादा डरता है। ये सुनकर मैट कुछ सोचते हुए मान जाता है। वहीं हम कैरन को उसी बूढ़ी औरत से बातें करते हुए देख पाते हैं जिसे ब्रैड की मॉम ने भेजा था, और तब बूढ़ी औरत इसे बताती है कि जो लोग इसके अपार्टमेंट में तोड़फोड़ करने आए थे वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक। ये जानने के बाद कैरन इस बात को नोट करती है और यहाँ से वापस जाने लगती है। अब हम लोग देखते हैं कि कैरन का कोई पीछा कर रहा है, और इतने में ही एक अनजान आदमी कैरन को पकड़कर इससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये रोज रोज उस बूढ़ी औरत के पास क्या करने जाती है। तब कैरन छूटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर फॉगी भी पहुंच जाता है, जो कि जब देखता है कि वो आदमी कैरन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो ये तुरंत ही एक बेसबॉल बैट से उसके ऊपर हमला करते हुए कैरन को बचाकर यहाँ से ले जाता है। आगे हम लोग एक डॉक पर ब्लैक स्काई की शिपमेंट्स को उतरते हुए देखते हैं, और यहीं पर स्टिक और मैट भी थे। अब इन सबको रोकने के लिए स्टिक मैट को इनका ध्यान भटकाने के लिए कहता है। तब मैट अपना टोपे वाला सूट पहनता है और अपने काम पर लग जाता है और सभी लोगों को छुपते हुए मारने पीटने लगता है। इतने में ही वो शिपमेंट्स भी नीचे उतर गए थे, जिसमें कि एक बच्चा था जिसको बांध कर रखा हुआ था, और अब हम लोग जान पाते हैं कि दरअसल वो कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये बच्चा ही एक हथियार है जिसके अंदर कुछ गजब पावर्स हैं, और उन्हीं पावर का यूज कर विल्सन कुछ खतरनाक करना चाहता है। तब गार्ड्स उस बच्चे को उतारकर अपने साथ ले जाने लगते हैं, जिसे महसूस कर स्टिक एक एरो उस बच्चे की तरफ फायर करता है। पर जैसे ही हमारे टोपे वाले हीरो को ये एहसास होता है कि स्टिक यहाँ पर एक बच्चे की जान लेने वाला है, तब वो तुरंत ही बीच में आ जाता है और अब वो उस एरो के ऊपर हिट करता हुआ बच्चे को बचा लेता है। लेकिन वो गार्ड्स बच्चे को अपने साथ ले जाने लगते हैं और एक कार में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब यहाँ से सीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर स्टिक मैट को ट्रेनिंग दे रहा था। तब मैट इसे एक ब्रेसलेट बनाकर देता है जो कि इसने खुद अपने हाथों से बनाया था, पर स्टिक उसे लेकर इसके सामने ही क्रश कर देता है और इसे भाषण देने लगता है कि तुम्हें कभी भी किसी से भी कोई भी अटैचमेंट नहीं बनाना है, तुम्हें अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना सीखना होगा ताकि तुम आगे के समय में सही गलत पहचान सको। इस बात से मैट को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर जैसे ही स्टिक को ये महसूस होता है कि मैट काफी ज्यादा बुरा फील कर रहा है तो ये इसकी ट्रेनिंग खत्म करता हुआ यहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में हम लोग देखते हैं कि जब मैट अपने घर में पहुंचता है तो यहाँ पर स्टिक भी था, और अब मैट इसे उल्टा सीधा बोलने लगता है क्योंकि एक बच्चे को मारने वाला था। तब स्टिक इसे बताता है कि ये अपना काम पूरा करने आया था, जो कि इसने पूरा कर दिया है। उन गार्ड्स का पीछा करा जो कि बच्चे को ले जा रहे थे। इसने गार्ड्स के साथ साथ उस बच्चे को भी मार दिया। इस बात को सुनकर मैट को गुस्सा आ जाती है और वो स्टिक को मारने पीटने लगता है, पर क्योंकि स्टिक खुद भी बहुत ज्यादा ही खतरनाक था, इसी वजह से वो मैट को बहुत बुरी तरह से मारता है, और इन दोनों की इसी तरह से बहुत देर तक लड़ाई चलती रहती है, जिसमें बाद में किसी तरह मैट स्टिक को हरा देता है और कहता है कि तुम मेरे शहर से निकल जाओ और यहाँ पर कभी भी वापस मत आओ। इस पर स्टिक पहले तो इसे शाबाशी देता है और इसे अपने डंडे, जो कि बहुत ज्यादा ही खतरनाक वेपन थे, वो लेने को बोलता है, और अब स्टिक मैट को वो डंडे देने के बाद यहाँ से चुपचाप चला जाता है। यहाँ से सीन कैरन पर आता है जो कि फॉगी को बेन के पास लेकर आई थी, और अब ये दोनों मिलकर फॉगी को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं, और ये तीनों बातें करते हुए इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो भी यूनियन अलाइड को चला रहा है वो और टोपे वाला आदमी आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं। साथ ही वो टोपे वाला आदमी अच्छे काम करने की कोशिश कर रहा है। ये हम मैट को देखते हैं जो कि जब अपना घर साफ कर रहा था तभी इसे स्टिक के सामान में से गिरी एक चीज मिलती है, जो कि वही ब्रेसलेट था जिसको कि मैट ने स्टिक को बचपन में दिया था। इसे देखकर मैट बहुत ज्यादा ही उदास हो जाता है और स्टिक के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ स्टिक एक अजीब से आदमी से जाकर मिलता है और इसे बताता है कि अब इन्हें ब्लैक स्काई से कोई भी खतरा नहीं है। अब ये मिस्टीरियस आदमी इससे मैट के बारे में पूछता है कि क्या वो तैयार हो गया है कि अगर दरवाजा खुले तो वो संभाल सके। इस पर स्टिक इसे बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है, पर वो अभी भी बहुत ज्यादा ही इमोशनल है। इस बात को सुनने के बाद मिस्टीरियस आदमी कहता है कि तुम्हें उसे तैयार करना होगा। अभी तो हम लोग नहीं समझ पाते कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब अगर आपको जानना है कि ये मिस्टीरियस आदमी कौन है और ये लोग किस दरवाजे के बारे में बात कर रहे हैं, तो शायद आपको इसके अगले सीजन तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीजन का मेन विलन तो विल्सन फिस्क है। तो ये जानने के लिए कि मैट किस तरह से विल्सन को रोकेगा, देखते रहिए आगे के एपिसोड।